तो मार्केट में समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 20% जो डेवलपर है उनकी जॉब चली जाएगी। एंट्रेंस करा रहे हैं, MHCD करा रहे हैं, तो उसका एजुकेशन तो कॉलेज में होता ही नहीं है। पहले तो सिलेबस ही बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। मेरे सामने ही मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 5 बार तो सिलेबस चेंज हुआ है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक और शानदार, जानदार और दमदार इंटरव्यू के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज इस बार चालू की है, जिसमें सबसे पहले टॉपर्स टॉक चालू किया था। अब हमने एडुकेटर टॉक जो है चालू की है, जिसमें नाला सोपारा, वसई विरार के कई सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन हेड हैं, जो कई सालों से नाला सोपारा के बच्चों के मार्गदर्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये सीरीज डिनोटेड है। उनके एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमने ये सीरीज चालू की है। तो उस सीरीज का पहला वीडियो आज हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हमारे गुरु, हमारे मेंटोर निकुंज सोनी जी हैं। मैं सर का धन्यवाद करूंगा कि सर ने हमें कीमती समय दिया और आज हमारे साथ विचार साझा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दें। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कितना साल आपने एजुकेशन को दिया, कहाँ कब किया, क्या किया, थोड़ा सा बताएं सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं हूं निकुंज सोनी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स एट एंट्रेंस गुरु एट नीट उड़ान एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट एट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट ग्रेविटी। तो पहले तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका ये, जिसमें कि आप लोगों को एक पॉजिटिव बातें बता रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो जो किसी की लाइफ बना सकता है। मैं अपने बारे में बात करूँ तो तकरीबन समझ लीजिए 2003-04 से मैं इस फील्ड में हूँ और ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स मुझे हो चुका है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक देयर वाज इतना सारा कंपटीशन नहीं था, आज के जितना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज तो हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल बोर्ड्स आ गए। चौक और बोर्ड से पढ़ाया करते थे हम लोग, उसके बाद मार्कर बोर्ड आ गया और आज अभी डिजिटल पेन टैब है, पेन टैब से भी पढ़ा रहे हैं। तो लाइक मैंने वो पूरा एक ईरा देखा हुआ है। तकरीबन मेरे सामने ही मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 5 बार तो सिलेबस चेंज हुआ है। 5 बार? हाँ, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और हम लोग उस जमाने से पढ़ के आ रहे हैं जब गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं हुआ करती थी। लाइक SG चितले, वैद्य वगैरह जो ऑथर्स हुआ करते थे, उनकी अलग अलग टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। गवर्नमेंट सिर्फ टॉपिक्स देती थी और उस टॉपिक के बेस पे आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक को रिफर करके आपको मार्क्स लाने रहते थे। सो लाइक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। नाउ डेज गवर्नमेंट का खुद का एक फ्रेम है, स्ट्रक्चर दिया है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और अकॉर्डिंगली आपको 70-30 का जो पासिंग पैटर्न है वो ईजी है। बट अभी क्या हो रहा है कि डे बाय डे जैसे जैसे ही और आसान होती जाती है, लोग और भी लेजी होते जाते हैं कि भाई पास हो जाएंगे। थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि पेरेंट्स और जो लोअर लेवल में एजुकेशन में ग्रूमिंग होता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं बन सकती। सर, जैसा कि आपने बताया, एक लंबा दौर आपने देखा है, 20 सालों का लगभग का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो आपने वो 2003 के बच्चों को भी देखा है और 2023 के भी बच्चों को देख रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क क्या आया है सर? सबसे बड़ा फर्क ये है कि लाइक आजकल सब बच्चों को जो भी चीजें चाहिए एकदम शॉर्टकट से चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। नीट जैसे बात करेंगे हम लोग, नीट हो गया, JEE हो गया, तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें लोगों को कई मैंने जैसे कि हम लोग नीट उड़ान में भी पढ़ाते हैं, तो 5-5, 6-6 बार रिपीट करने के बाद 720 में से 700 मार्क्स आते हैं। हाँ। लोगों को इतना लगता है कि भाई नीट में और JEE में मार्क्स लाना आसान है। तो हाँ, 100% आसान है। उसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है डेडिकेशन, दूसरा होता है डेडिकेशन और तीसरा भी होता है डेडिकेशन। गाइडेंस की आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ती है जब आपको नहीं समझ में आता। बट जनरली लोग करते क्या है, लोगों का देख के हवा समझ जाते हैं कि नहीं हम तो कर ही लेंगे और फिर उनको नेगेटिव मार्किंग्स आ जाते हैं। तो लाइक नीट में आपको डेडिकेशन चाहिए। आप कभी भी देख लेना बेटा, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो नीट देने वाला बच्चा हो या चाहे वो JEE देने वाला बच्चा हो, आप जब भी आप उसका रिजल्ट पे फोटो लगेगा तो आप देख लेना, अगर लड़का होगा तो उसको दाढ़ी मूंछ आ गई होगी, मतलब उसने 12वीं के बाद 3-4 साल कम से कम रिपीट किया है, तब जाके वो 720 में से 700 लाया है। हार्डली 1 आउट ऑफ, आप बोल सकते हो कि 10,000 कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्टेड चाइल्ड रहता है कि जिसने डेडिकेटेडली मेहनत किया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना आ सकता है। बाकी ऑल इंडिया रैंक लाने में बहुत ही मेहनत है और नो डाउट एम जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट एडमिशंस,
तो आपको ऑलमोस्ट 700 प्लस मार्क्स चाहिए आपको, और कोई भी ऑर्डिनरी आपको समझ लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो भी 600 प्लस। बट ये एक चीज़ ज़रूर है कि लोगों में जो पढ़ाई करने का तरीका था वो ढंग भी बदला है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदला है। सर आप करीबन 15 साल से नालासोपारा को देख रहे हैं, लगभग कई इंस्टीट्यूशंस, कई कॉलेज, कई क्लासेस आपके सामने खुले हैं, बने हैं, आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने टीच किया जो आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एक लंबा आपने सफर इसमें तय किया है। तो जैसे नालासोपारा सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसमें कई सारी एरिया है, तो यहाँ के स्कूल कॉलेज किस तरीके से जो है चल रहे हैं आज के पीरियड में जो है? देखिए स्कूल की बात तो मैं करूँगा इसी के लिए, क्योंकि जो स्कूल है वो फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर ले रहा है। जहाँ पर भी आप जाएंगे फीस स्कूल जो है वो प्रॉपरली चार्ज कर रहा है, बट स्कूल के अंदर का जो एजुकेशन का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है। आज पेरेंट्स जैसे ही बच्चे को स्कूल में डालता है तुरंत उसके लिए ट्यूशन या क्लासेस देखता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों देखता है? सबसे सिंपल उसका जवाब है कि वहाँ पर जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, वहाँ पे जो एजुकेशन का ग्रूमिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसमें पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि आप जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो वहाँ पर उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। सेकेंडली पेरेंट जो भी है वो कोचिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है, लेकिन जब रिजल्ट आती है, जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको क्रेडिट लेने के लिए स्कूल हमेशा अपने आप को आगे कर लेता है कि हमारे बच्चों ने किया। तो लाइक ये जो चीजें हैं वो पेरेंट्स को समझनी चाहिए और स्कूल को भी टीचरों को अच्छा पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि अभी आज जो 7th पे कमीशन के हिसाब से कॉलेज में स्कूल में जो पेमेंट होना चाहिए वो कम से कम 80,000 से 1 लाख होना चाहिए, जहाँ पर उसकी जगह पर टीचरों को सैलरी मिल रही है 15,000 12,000 और फ्रेशर्स है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडरी मैं साइंस सेक्शन की बात करूंगा तो जैसे कि हम लोग JEE नीट पढ़ा रहे हैं, एंट्रेंस करा रहे हैं, MHCT करा रहे हैं, तो उसका एजुकेशन तो कॉलेज में होता ही नहीं है। पहले तो सिलेबस ही बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। तो लाइक ये सब चीज़ों के ऊपर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्यान देना ज़रूरी है। और जो लोग नए नए नालासोपारा में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको सभी लोगों को पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप क्लास स्टार्ट करिए, बिल्कुल करिए। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस सबका चलने वाला है। ये बात तो है कि कोचिंग क्लासेस का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। जब तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस हैं वो अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को नहीं सुधारेंगे तब तक कोचिंग क्लासेस है वो चलने वाला है। लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड्स को मत गिराइए। जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक स्टैंडर्डाइज फीस स्ट्रक्चर लेके चलिए ताकि आप सभी के साथ इक्वली कॉम्पीट कर सके। कुछ क्लासेस ऐसे हैं मैंने देखा है बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फाइनेंशियल क्रंच में फंस जाते हैं, या तो फिर उनको आधे में क्लास बंद करना पड़ता है या फिर वो चला ही नहीं पाते। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप बेझिझक चलाइए, मार्केट में रह के चलाइए, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से फीस चार्ज करिए और बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन। सर बच्चों को करियर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? अब 10th के बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छा खासा परसेंट स्कोर करते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि नहीं अब तो साइंस ले लेना चाहिए, फटाक से जाके साइंस ले लेते हैं। या हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि जिसका परसेंटेज अच्छा है वो साइंस ले लें। तो किस हिसाब से, किस बेस पर उनको अपना करियर सिलेक्ट करना चाहिए कि ये अच्छा होगा या ये अच्छा होगा? क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके? कैरियर सिलेक्शन का मैंने देखा हुआ है लोगों के पास 3 ही ऑप्शन है। एक, उसके घर में अगर किसी ने साइंस कॉमर्स लिया है तो वो साइंस कॉमर्स में जाता है। दूसरा, उसका साइंस में इंटरेस्ट है तो जाता है। तीसरा, उसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो साइंस या कॉमर्स चूज करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को छोड़ के मेरे हिसाब से मोर देन 500 प्लस ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है। आज आप देख लो 8वीं 9वीं के बच्चों को रोबोटिक्स आने लगा है, तो लाइक रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आ चुकी है, मीन स्टैक है, मन स्टैक है। IT इंडस्ट्री इतना सारा इवॉल्व हो चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इंडिया जो है वो IT सेक्टर का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। यहाँ के जो प्रोग्रामर लोग फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। तो IT हब बन चुका है आज हमारा जो इंडिया है। तो IT का जो IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सेक्टर आज बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो जो भी बच्चे आजकल साइंस में जाना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूँ वो मैं बोलूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस और IT और AI जैसे सब्जेक्ट को चूज करें, डेटा साइंस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को सिर्फ यही है कि बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। देख लीजिए बच्चा लोग, आप लोग एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं JEE का, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख लोगों का ही IIT में सिलेक्शन होना है। तो अगर जब आप फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म की संख्या आपको दिख रही है कि 9.5 लाख हो चुकी है
और आपको मालूम है कि मैंने साल भर तक मेहनत नहीं की है, मैं तुक्का लगाकर मैं पास नहीं हो सकता, तो आप उसमें आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए। आप देखिए कि जहाँ पे कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वो फील्ड आप सिलेक्ट करिए। पैसा आपको 3 से 4 साल में आराम से आने लगेगा और ये श्योरिटी है। आप क्या करते हैं कि आप गलत जगह पर बार बार, जैसे कि आपको मालूम है कि मुझसे नीट नहीं होने वाला, बट आप प्रेशर में आके नीट का तैयारी कर रहे हो 4 साल 5 साल 6 साल, और वो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और एट द एंड फिर आप बीएससी का कोई भी कोर्स करके फिर आप टीचर बनने जाते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कम मार्क्स आए हैं, अगर आपको सही में लगता है कि नहीं मैं कर सकता, तो आप 1 साल गैप दो, 1 साल के बाद भी नहीं आ रहा है तो यू मूव ऑन, आप उसको छोड़ो, आगे नया ऑफर, क्योंकि आप आजकल लोग क्या देख रहे हैं, आज क्या चल रहा है उसके हिसाब से लोग पढ़ाई करते हैं, बट सही में देखना चाहिए कि 5 साल के बाद कौन सा फील्ड बेटर होगा, उसके हिसाब से आप करियर ऑप्शन चूज करो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। सर आपने एआई का जिक्र किया, सर हम तो जैसे बच्चों से पूछते हैं तो उनको एआई का मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब आप बताइए कैसे बदलेगा आने वाला समय, जो एआई का क्या प्रभाव होगा, एजुकेशन में क्या चेंजेस आने वाले, नौकरियां कैसे होंगी, जो बच्चा आज बीएससी बीकॉम कर रहा है वो कैसे मतलब आगे सरवाइव करेगा, क्या लगता है सर आपको? देखिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये ऐसा है कि अभी अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी वगैरह भी मार्केट में आ गया है, तो और मेरे हिसाब से अगर इसी तरीके से अगर एआई का ट्रेंड चलता रहा तो मार्केट में समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 20% जो डेवलपर है उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि उसमें वो इतना इंटेलिजेंट बनाया हुआ है। अभी गूगल भी अपना एआई डेवलप कर रहा है, जैसे चैट जीपीटी का अगर आप देखते हो तो उसमें 2021 तक के जितने भी डेटा है दुनिया के वो अवेलेबल है। आपको कोई वेबसाइट भी बनानी है तो सिर्फ आपको चैट जीपीटी को जाके बोलना है कि माय नेम इज मोहित अगस्मोहिनी दुबे, आप मेरे लिए वेबसाइट बना दो, आपको विदिन 5 मिनट के अंदर पूरा वेबसाइट बना के दे सकता है। तो दिस इज अ पावर ऑफ एआई। आप एआई से बहुत कुछ कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अगर आज आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल से शॉपिंग करते हो और आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करोगे कि ये मुझे सर्च करना है, तो आपको नेक्स्ट डे से उसके एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एआई इज नाउ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एआई से आप लोगों के माइंडसेट बदल सकते हो, एक ही एड को रोज दिखा के आज माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपकमिंग फ्यूचर है। तो जैसे सर अभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एक फ्रेंड सर्कल होता है सर, तो उसके बारे में आप क्या कहना, कैसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए अगर एक स्टूडेंट के मद्देनजर रखा जाए, उसको अपना भविष्य बनाना है तो? नहीं, देखो दोस्त जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, नैरो रिजर्व रहते हैं, तो पेरेंट्स से भले हम बोलते हैं पेरेंट्स की हम बच्चों से बहुत ही फ्रेंडली है, बट वो होते नहीं, और बच्चा कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करने की वजह से या डर की वजह से बातें नहीं कर पाता। तो एक दोस्त और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना जरूरी है, बट ये आपको समझना है, ये आपको खुद डिस्टिंग्विश करना है कि ये दोस्त मेरे लिए अच्छा है या ये दोस्त मेरे लिए बुरा है, वो आपको खुद तय करना होगा। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे वायरसेस तो बहुत आते रहेंगे, आपको अपने आप को एंटी मालवेयर बना के एक रेनकोट पहन के चलना है ताकि आप बारिश में भिगो नहीं। सर हर कोई अच्छा करियर की बात करता है, हमारे यहाँ का करियर अच्छा है, आप हमसे जुड़े, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अच्छा करियर क्या होता है सर? देखिए 2 तरीके का करियर ऑप्शन मैं मानता हूँ। एक होता है पैसे को लेके, दूसरा होता है मतलब आपकी इंटीग्रिटी को लेके। तो आप किस में, आप अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो एक अलग ऑप्शन है, और आप पैसे से करियर को अगर आप जज करते हो तो अलग है। देखो आज अभी टीचिंग प्रोफेशन है, हालांकि इसमें पैसा भले ही बहुत कम है बट रिस्पेक्ट ज्यादा है, और कुछ जगह पर पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्पेक्ट कम है। तो जैसे आज नेता पॉलिटिशियंस लोग हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके पास बहुत पैसा होता है, बट रिस्पेक्ट वो सिर्फ पैसे की वजह से। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जैसे टीचर है, आप प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, तो उनके पास भले ही पैसे कम है बट आज उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज, रिस्पेक्ट, आज उनको पद्मश्री पद्म विभूषण क्यों मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके से जाना है। बाकी अगर आप यू डोंट रन बिहाइंड द मनी, यू रन बिहाइंड द नॉलेज, मनी विल ऑटोमेटिकली रन बिहाइंड यू। तो आप सिर्फ नॉलेज गेन करिए, अच्छा अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसा अपने आप आपके पास आने वाला है। सर हर कोई सक्सेस चाहता है, तो आप सक्सेस को कैसे देखते हैं सर, कि क्या होती है सक्सेस? देखिए सक्सेस तो मेरे हिसाब से ये है, सक्सेस करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक ही उसका गुरु मंत्र है, हार्डवर्क। हार्डवर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी लाइन ले लो, अगर आपको एक साइकिल का टायर पंचर करने भी आता है तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकते हो, जैसे हीरो साइकिल ने बनाई।
अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप एक वॉशिंग पाउडर बना सकते हो। करसन भाई ने निरमा साबुन की कंपनी बनाई। अगर आपको कपड़ा बनाने आ रहा है तो मफतलाल इंडस्ट्री बना सकते हो। अगर आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने आ रहा है तो ऑयल इंडस्ट्री बना सकते हो, जैसे धीरू भाई ने बनाई। बरोबर है। तो आपके पास सिर्फ एक नॉलेज होना चाहिए और उस नॉलेज को लेकर ही आगे बढ़ना है। अगर आप कभी यहाँ पर, कभी वहां पर, कभी वहां पर, कभी वहां पर, अगर आप बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करते रहोगे तो लाइफ सक्सेस नहीं मिलेगा। सर जैसा आपने बताया, तो जैसे आपके बारे में जैसे लोगों को भी जानकारी होगी तो आप अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं सर। तो मतलब ये जरूरी होती है सर कि जैसे अलग अलग हमको देखना चाहिए हमारा क्या अंदर से इच्छा होती है। जैसे अब कभी आप म्यूजिक सेक्टर्स में भी देखे दे देते हैं, फिर टीचिंग में भी, ऑनलाइन टीचिंग, डिजाइनिंग, अलग अलग मतलब टैलेंट हम सीखते हैं। तो अलग अलग टैलेंट सीखने से फायदा है या फिर नुकसान है सर? देखिए, मल्टीटास्किंग का एक फायदा है कि आपका काम कभी नहीं रुकता है, बट मेजर काम ये होता है कि आपका मेन फोकस एक ही प्रोफेशन पर होना चाहिए। जैसे अभी मेरा मेन प्रोफेशन है टीचिंग, तो अब मैं टीचिंग में मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो अलग अलग सेक्टर में टीचिंग में कर रहा हूँ। चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, लाइक चाहे कि फिर वो फिजिक्स हो, चाहे कि वो मैथमेटिक्स हो। अगर एक बच्चा 1 साल के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ के 100 में से 99 मार्क्स 6 में ला सकता है, तो एक टीचर भी 6 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। मेरा ये है। तो अगर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ फिजिक्स से पढ़ा सकता हूँ, मेरा मैथ्स फिजिक्स अच्छा, आई कैन ऑल्सो टीच केमिस्ट्री। बट ये है कि अगर मैं फिजिक्स पर ही ज्यादा काम करूंगा तो मेरा क्वालिटी और बिखर कर मतलब और निखर कर आ सकता है। मल्टीटास्किंग करना जरूरी इसके लिए है क्योंकि आप एक ही जैसा काम करोगे, रोज एक जैसा खाना खाने के बाद आप बोर हो जाते हो। तो आपको म्यूजिक सुनने की आदत है, आप डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, तो आप वीकेंड्स में आप रिलैक्स कर सकते हो। तो दैट विल गिव यू डबल ऑफ एनर्जी। आपको मैं बता दूं, 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का लिया हुआ ब्रेक फिर से 2 घंटा काम करने की आपको एनर्जी दे देता है। तो रिफ्रेशमेंट इज नीडेड। इसी के लिए हम लोग लंच ब्रेक, टी ब्रेक रखा जाता है ताकि उसमें लोग रिफ्रेश हो जाए। सर हमने एक दौर देखा कोरोना का जिसमें बड़े बड़े एजुकेटर्स निकल कर बाहर आए। यूट्यूब का इतना जबरदस्त मार्केट स्प्रेड आउट हुआ, सबने अपने ऐप बनाए, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई, कई लोग करोड़पति हो गए। तो जो ऑनलाइन मोड आया सर, उसके बाद जो ऑफलाइन टीचर्स हैं उनका आज के समय में क्या परिस्थिति है सर, और क्या बदलाव आ गया सर उसके वजह से? देखिए, ऑनलाइन आने से ऑफलाइन पे मेरे हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि ऑनलाइन मोड आने से ऑनलाइन का मार्केट जरूर डेवलप हो गया, जो नहीं हो रहा था। तो जो लॉकडाउन में लोगों के पास क्या था कि लोगों के पास कंटेंट की कमी थी, तो अब यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर आ गए। हालांकि टीचिंग में भी हम लोग उसको कंटेंट क्रिएटर ही बोलेंगे, बट अब ऑनलाइन का मार्केट है। ऑनलाइन का मार्केट बहुत सस्ता हो गया क्योंकि अब एक बैच में 70-80 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2000 में आप छोटा सा कोर्स लेके आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन के टीचर का डिमांड आज भी है, क्योंकि आप ऑनलाइन में चाहे कितना भी कर लो, अब 7-8 हजार 10 हजार बच्चों में आप अपने डाउट्स को सॉल्व नहीं करा सकते। ये है, आप एज ए रिवीजन के तौर पे, एज अ आपको एक्स्ट्रा काम करना है, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसको स्टडी करूं, तो वो एक आपका 1-2 घंटे का स्लॉट लेके आप उसमें रिवीजन के तौर पे कर सकते हो। ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, 100% इफेक्ट नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ एडमिशंस कम हुए हैं, ये मान सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई एक मार्केट होता है तो थोड़ा सा पेनिट्रेशन होता है, बट मेरे हिसाब से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑफलाइन के ऊपर। सर आप ग्रेविटी क्लासेस काफी समय से रन कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस, कई बच्चों को आपने टीच किया है। तो जो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको देखकर कैसा अनुभव होता है एज अ टीचर? क्योंकि एक टीचर को पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए सर, तो आपको अब कैसा लगता है सर उन बच्चों को देखकर जो सक्सेसफुल हैं सर? देखिए, खुशी तो हर माँ बाप को होती है, और मैं भी एक पेरेंट ही हूँ। और जब भी बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छी जगह पर जाए, अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले, तो एक खुशी ज़रूर होती है। और जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे जाते हैं और आप एक अननोन प्लेस पर जाके वो आपको सामने से मिलते हैं कि सर आपने मुझे पढ़ाया था, तो जो अंदर से, आत्मा के अंदर से जो आनंद होता है वो एकदम उसको बता नहीं सकते। मैंने कई बार देखा, मैं कई सारी जगहों पर गया हूँ, कभी समझो विजय सेल्स में चला गया तो कोई स्टूडेंट मिल गया, अरे सर ये बैच में था, तो लाइक वो एक जो आपको अंदर से जो प्राउड फील होता है, वो मेरे ख्याल से टीचिंग में सबसे बेस्ट है, एंड दैट इज द आई थिंक हैप्पीनेस। सर अंतिम में आज के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? बस मेरा तो इतना ही है कि आप मेहनत करिए, गुरु मंत्र अपना लीजिए कि आपको सक्सेस पाना है, चाहे किसी फील्ड में हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है गाइडेंस वाइज, या कोई भी आपको चूज कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर आपको एक ही चीज़ है, डेडिकेशन होनी चाहिए। पेरेंट्स का, अपने परिवार वालों का आदर करो, क्योंकि जिसके वाणी में
समझ लीजिए कि संस्कार नहीं रहेंगे, जिनकी भाषा में संस्कार नहीं रहेंगे, वो उनका दिमाग भी वैसा होता है। तो आप अपने सबसे पहले आचरण को सुधारिए, और वो बोलते हैं ना, अन्न वैसा मन। तो आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, एंड आप इसी तरीके से बढ़ते रहिए। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ कीमती विचार साझा किए। आई होप ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरीके से और 20 साल 40 साल अपना जो कार्य आपने अभी तक किया है उसे ऐसे ही जारी रखें। और इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।